हेलो दर्शकों, मैं दिशान कादी, आप सबका स्वागत है सारा अधिकार में। नागरिकता कानूनों के नियमों को लागू कर दिया गया है। पिछले 2-3 दिनों में इस कानून के पहलुओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लिहाजा उन्हें एक साथ लेकर देखने में और इसमें राजनीति और इसके असर को हम ठीक से देख पाएंगे। इसलिए हमने इस पर तुरंत वीडियो बनाने से पहले यही सोचा, जो इस विषय के विद्वान हैं उनके सुसंक्षिप्त विश्लेषण का इंतजार किया जाए, ताकि एक समग्र वीडियो बन सके, जिसे देखने के बाद इस मसले से जुड़ी सारी जानकारी आम दर्शकों को एक साथ हो जाए। हम सभी का नाम वीडियो के आखिर में क्रेडिट रोल में देंगे, जिनके विश्लेषण का नाम हमने हासिल किया है। जाहिर है ये वीडियो लंबा होगा और आपको देखना ही पड़ेगा। इस मामले में रील्स नहीं बन सकता। दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून संसद में पास हुआ। 10 जनवरी को 2020 को इसे अधिसूचित कर दिया गया, फिर सब भूल गए। 4 साल से अधिक समय लगा है इस कानून के नियम बनने में और लागू होने में। इस दौरान सरकार ने संसद में 8 बार विस्तार लिया है। ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि नियम नहीं बनने पर कानून लैप्स हो जाता। सरकार ने आज तक नहीं बताया कि नियम बनाने में इतने साल क्यों लगे। नियमों का जो स्तर है वो वैसा ही है जिसके बुनियाद पर नागरिकता कानून बना है। इन नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखकर लगता हो कि नियमों की खोज करने के लिए भारत सरकार के अधिकारी चांद पर गए थे और वहां से लौटने में 4 साल लग गए, तब जाकर नियम बने हैं और अब लागू हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून को चुनौती दी गई है। पहले इस मामले में देख लेते हैं कि अदालत कहाँ है, और ये भी जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले की तरह ये मामला भी कई साल से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को असंवैधानिक मांग के साथ करीब 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, IUML असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी, मुस्लिम फेडरेशन असम और DMK ने याचिका दायर की है। अक्टूबर 2022 में ये मामला तत्कालीन चीफ जस्टिस UU ललित के बेंच के सामने आया। आदेश हुआ इसकी अंतिम सुनवाई चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद शुरू होगी। आज तक शुरू नहीं हुई, यानी अक्टूबर 2022 से इस मसले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। नागरिकता कानून में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर आने वाले हिंदू, फारसी, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। इन याचिकाओं में आर्टिकल 14 के आधार पर चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी का अधिकार देता है, उसे वंचित नहीं करता। उसे भारत के राजक्षेत्र कानूनों का समान संरक्षण मिलता है। हमें ये समझना होगा कि इस कानून को केवल मुसलमानों के कारण चुनौती नहीं दी गई, बल्कि धर्म को आधार बनाने के कारण दी गई है। धर्म के आधार पर केवल इस्लाम के साथ इसमें भेदभाव नजर नहीं आता है, बल्कि अन्य धर्मों के साथ भी भेदभाव नजर आता है। कुछ जानकारों ने लिखा है कि हिंदू धर्म के साथ भी भेदभाव है। एक आधार और है जिसके आधार पर इस कानून को चुनौती दी जा रही है। 1955 के नागरिकता कानून का सेक्शन 6A असम समझौते की देन है, जिसमें तय हुआ था कि जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 के बीच जो लोग आसाम में आकर बसे हैं उन्हें विदेशी नहीं माना जाएगा। इसमें धर्म का कोई आधार नहीं था। ये सब कुछ एक लंबी प्रक्रिया के बाद तय हुआ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2014 और उससे पहले जो भी आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये बात आसाम के बड़े तबके को पसंद नहीं आई कि इस डेट का आधार क्या है और किसके साथ बातचीत के बाद ये तय हुआ है। 1 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 का कट ऑफ लंबे आंदोलन और सरकार से बातचीत के बाद तय हुआ था। कानून में इंदिरा जयंती ने लिखा है कि इसी जनवरी तक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 6A का बचाव कर रही थी, जिसके तहत 1971 का कट ऑफ डेट है। लेकिन अब वही सरकार नया कट ऑफ डेट लेकर आ गई है।
कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आया है वो मुसलमान छोड़कर बाकी के 6 धर्मों से आता है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। 1971 का कट ऑफ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, जबकि 14 वाला करता है। क्या आपको लगता है कि यह असंतुलित कानून है? इस पहलू पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने 6A वाले पहलुओं पर दिसंबर 2023 में सुनवाई पूरी कर ली थी, मगर अभी तक फैसला नहीं आया है। देखना होगा कि नागरिकता कानून के लागू होने के बाद इसके तहत किसी को नागरिकता मिल जाती है तो इस फैसले का इस पर क्या असर होगा। अगर फैसला प्रतिकूल आया या जिन्हें नागरिकता मिली है वो वापस ले ली जाएगी, क्या ऐसा करना संभव होगा? हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आसाम की राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला रहा है। इसे बड़ा करने में वहां के संगठन और बीजेपी ने काफी दम लगाया। इसी का नतीजा था कि 1600 करोड़ रुपए फूंक कर NRC कराई गई। 2018 के साल में जब नागरिकता रजिस्टर का काम हो रहा था तो पता चला कि 40 लाख लोग इससे बाहर हो गए और इसमें बड़ी संख्या में हिंदू है जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। 2019 में फिर से NRC हुई और 19 लाख लोग बाहर हुए। कहा जाता है कि उसमें 12 लाख हिंदू बाहर हुए। तब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम सही रजिस्टर तैयार कराएंगे। मतलब जो रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बना उसे नहीं माना। आज तक सही नागरिकता के रजिस्टर का पता नहीं। ध्यान रहे, आसाम की राजनीति में बाहरी विदेशी या बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध धर्म के आधार पर नहीं है। ये राजनीति हिंदू बंगाली और मुस्लिम बंगाली दोनों का विरोध करती है और बाहर जाने के लिए कहती है जो भी बांग्लादेश से आए हैं। मगर नागरिकता कानून धर्म की आधार की बात करता है। इस कानून की राजनीति हिंदी अखबारों में कुछ और नजर आएगी, मगर आसाम और बंगाल में जाते ही बदल कर कुछ और हो जाती है। दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून संसद में पास हुआ। इसके बाद सरकार चुप्पी साध गई। अप्रैल में 2021 में बंगाल आसाम में विधानसभा चुनाव हुए। आप जानते हैं कि आसाम की राजनीति से NRC और CAA का मुद्दा निकला है, लेकिन यहाँ के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने नागरिकता कानून को शामिल ही नहीं किया। लेकिन बंगाल के मैनिफेस्टो में नागरिकता कानून को शामिल किया गया और कहा कि सरकार बनी तो कैबिनेट के पहले मीटिंग में लागू कर देंगे। बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनी। बीजेपी को पता था कि आसाम में NRC के कारण लाखों की संख्या में हिंदू बाहर हो गए हैं। इसमें से सभी बांग्लादेशी ही थे ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। यही नहीं, ये साबित करना भी बहुत मुश्किल था। जो मुसलमान इस रजिस्टर में नहीं आए हैं वो सभी के सभी घुसपैठी है और बांग्लादेश से आए हैं। इन सभी पर धार्मिक उत्पीड़न साबित करना और मुश्किल हो जाता। ये तो कई साल से भारत में रह रहे हैं। अगर बीजेपी इन लोगों को नागरिकता देती तो आसाम की जनता ही इसके खिलाफ हो जाती। आसाम में नागरिकता कानून का इसलिए विरोध होता है, यहाँ के कई संगठन इन सभी को विदेशी मानते हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। इसलिए बीजेपी आसाम में चुप हो गई और बंगाल जाते ही गरजने लगी। गृह मंत्री अमित शाह का 2022 का एक बयान फिर से सुन लीजिए। वो बार बार यही कह रहे हैं। उत्तर बंगाल में आया हूं, मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस CAA के बारे में अफवाह फैला रही है कि CAA जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही CAA को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, CAA वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता है। मई 2022 का गृह मंत्री का ये बयान है। आज मार्च 2024 हो गया। इस बयान के 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी के नेता बंगाल में जाते हैं, नागरिकता कानून लागू करने के बाद बात करने लग जाते हैं और आसाम जाते ही मैनेज करने लग जाते हैं कि वहाँ ज़्यादा विरोध ना हो, इसी तरह मामला संभल जाए। इसलिए नागरिकता कानून को पूरे देश में लागू नहीं किया गया है।
आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया है। उन इलाकों में भी लागू नहीं किया गया है जहां पर जनजातीय क्षेत्रों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है। नागरिकता कानून का मसला बंगाल में भी, आसाम में भी नहीं है। बीजेपी में बांग्लादेश से आए मछुआ दलित समुदाय से वादा किया था कि नागरिकता कानून लागू कर देंगे और वादा करके भूल गई। जब ये समुदाय तृणमूल की तरफ जाने लगा तो बीजेपी को फिर से याद आया कि लागू करना है। मीडिया रिपोर्ट है कि मतुआ समुदाय अब इस फैसले से खुश है, लेकिन दलितों का एक बड़ा हिस्सा राजवंशी समुदाय खुश नहीं है। राजवंशी अपने आप को मूल निवासी समझते हैं और बाकियों को बाहरी, इसलिए वे चाहते हैं कि बंगाल में पहले एनआरसी हो, यानी जो बाहरी है, घुसपैठियां हैं, उनकी गिनती हो, पहचान हो और बाहर निकाला जाए। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो मतुआ समुदाय के लोगों में घबराहट फैल जाएगी। तो अभी तक आपने देखा कि हिंदू समुदाय और बंगाल से लेकर असम की राजनीति को कितना उलझा दिया है। इसी से याद आता है कि आप सीएए को एनआरसी के बिना नहीं देख सकते। ये गलती कभी मत कीजिएगा। अमित शाह ने क्रोनोलॉजी के जरिए इसे समझा दिया था। आसाम में भले वे एनआरसी की बात ना करें, मगर हो सकता है बंगाल में राजवंशी समुदाय को खुश करने के लिए एनआरसी की बात शुरू कर दे। এই আইন আপনি যদি নাগরিক না হন তাহলে সংবিধানের 14 নম্বর ধারা 21 নম্বর ধারায় সব অধিকার থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন কি করে? কোর্টে গেলেও চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। শুধুমাত্র 3টি দেশ, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ আর পাকিস্তান, আর শুধুমাত্র 6টা ধর্ম, হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি আর খ্রিস্ট ধর্ম, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা বাদ, ইসলাম ধর্মও বাদ। এটা ভারতীয় সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষতার মূলে কঠোর আঘাত করেছে। মনে রাখবেন, এরপরে কেএস সাথে এনআরসিকে যুক্ত করে দেবে। ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব কখনো শুনেছেন? আন্তর্জাতিক কনভেনশন পরিষ্কার বলা আছে, ইউনাইটেড নেশনসে অনুপ্রবেশকারীরা যেন বৈধ কারণ ছাড়া রাষ্ট্রহীন না হয়ে পড়ে। এটা মানবিকতার অপমান। এমনকি শরণার্থীরাও যদি বিপদে পড়ে তার পাশের জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয়, তাদেরও কিন্তু মানবিকতার খাতিরে তাদের আশ্রয় দিতে সে রাষ্ট্র বাধ্য থাকে। এটা একটা ঝুমলা, বিজেপির এটা একটা ঝুমলা। এর কোনো ক্ল্যারিটি নেই। এটা মানুষের উপর অত্যাচার করবার জন্য, হ্যারাস করবার জন্য, আর 2টো সিটে 3টে সিটে ভোটে জেতবার জন্য আপনাদের ভাওতা দেয়া হচ্ছে। बीजेपी नानान रकम कथा बोलबे, आपको कोई अधिकार नहीं जाएगा, सब रहेगा, वो झूठा है, वो जुमला है। कुल मिलाकर ये मामला 8-10 सीटों का साधने का है। हिंदी के अखबार आपको कुछ और बता रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से भारत राज्य का मूल किरदार बदल जाता है। भारत ने कभी धर्म के आधार पर कभी नागरिकता नहीं दी। नागरिकता कानून कहता है कि मुसलमान को छोड़कर, और वो भी केवल 3 देशों से धर्म के कारण प्रताड़ित किए गए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को ही नागरिकता मिलेगी। क्या प्रताड़ना केवल 3 देशों में ही होता है? क्या हिंदू इन्हीं 3 देशों में प्रताड़ित होगा, या हो सकता है भारत के पड़ोस में कई देश है? केवल 3 देशों का चुनाव क्यों हुआ? क्षेत्र और धर्म के आधार ही अपने आप में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। किसी भी एंगल से देखिए तो आपको इससे कानून में झोल नजर आएगा। 2019 और 2020 के साल में इस कानून के पक्ष में खड़े लोगों ने कई सारे उतर गढ़े। सबको दोहराने से कोई फायदा नहीं, मगर एक उत्तर था, मुख्य उत्तर के मुसलमानों के लिए मुस्लिम देश है। तब फिर इस कानून में ईसाई क्यों हैं? बहुत सारे ईसाई देश है। भारत में नागरिकता क्यों दी जा रही है? नागरिकता कानून में बौद्ध क्यों हैं? दुनिया में बहुत सारे बौद्ध देश है, म्यांमार,
भूटान, वियतनाम, साउथ कोरिया, थाईलैंड और श्रीलंका। चीन, जापान बौद्ध देश नहीं है, मगर यहाँ कई संख्या में बौद्ध धर्म का लोग अनुसरण करते हैं। श्रीलंका की कुछ खबरें देख लीजिए, यहाँ पर बौद्ध राष्ट्रवाद खूंखार नजर आता है, जबकि बौद्ध धर्म शांति प्रिय माना जाता है। इनकी हिंसा पर कई रिपोर्ट आपको अखबारों में मिल जाएगी, श्रीलंका से भी और भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार से भी। श्रीलंका में शिमला बनाम तमिल के बीच 26 साल युद्ध चला है। बड़ी संख्या में तमिल विस्थापित होकर भारत आए तो उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया? श्रीलंका में शिमला बौद्ध बहुसंख्यक समुदाय, आबादी का करीब 80% है। तमिल समुदाय में अधिकतर हिंदू है। बीते अक्टूबर में एक शिमला बौद्ध धर्म गुरु द्वारा बयान भी आ गया है कि तमिल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ऐसे कई बयान आपको मिल जाएंगे। श्रीलंका के अति बौद्धवादियों ने मुस्लिम पर भी हिंसा की है। क्या उनकी हिंसा के शिकार लोगों को धर्म के नाम पर आधार पर छोड़ दिया जाएगा? आप नाव से ये कहकर उतार देंगे केवल हिंदू सवार होंगे, मुसलमानों को पानी में फेंक दिया जाएगा। फिर आप कहेंगे कि आप विश्व गुरु है, वासुदेव कुटुंबकम में यकीन रखते हैं, सबको अतिथि मानते हैं, करुणा के सबसे बड़े ठेकेदार आप हैं। इसका आधार क्या है, धर्म या इंसानियत? CAA से पहले बीजेपी खुद को ही संभाल ले। इसके जरिए यूपी बिहार में राजनीति चमकाने की कोशिश होगी, मगर गरमाएगी नहीं, और गरमाएगी तो भी इसमें गर्म नहीं हो पाएगी। अगर हताशा बढ़ेगी तो बीजेपी जल्दी ही NRC की बात करने लगेगी, ताकि चुनाव किसी भी कीमत पर हिंदू बनाम मुसलमान पिच पर आ जाए। घबराहट में अल्पसंख्यक सड़कों पर आ जाए और लोग तरह तरह के बयान देने लगे। ऐसा जब होगा तब अंकिलों, ये सबसे बड़ा अच्छा टाइम होगा अंकिलों के लिए। अंकिल ब्रिगेड एक्टिव हो जाएगा और सोसाइटी के गेट पर लौटने लग जाएगा। इस बार अभी तक NRC का हल्ला नहीं हो सकता है, मगर CAA NRC के आगे लटका हुआ पर्दा है, कभी नहीं भूलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आसाम में NRC हुई, 1600 करोड़ पानी में बहा दिया गया। भयंकर अफरा तफरी रही, कई महीनों तक आसाम इसी में बिजी रहा, फिर सब शांत हो गया। क्या मोदी सरकार फिर से करोड़ों रुपए NRC पर फूकना चाहेगी? याद रखिएगा, मोदी सरकार के दौर में भारत की जनगणना नहीं हुई है। इस काम में भी कोई सरकार इतना लेट हो सकती है क्या? जरा याद कीजिए, NRC के समय कितने लोगों की जानें गई। लोग लगे दस्तावेज जुटाने के, खुद को भारतीय साबित करना है, और इस काम में परेशान केवल मुसलमान नहीं हुए, हिंदू भी हुए। आसाम से भाग भागकर यूपी और बिहार के दौरे करने लग गए कि मुखिया जी से प्रमाण पत्र बनवा ले। ऐसे लोगों को भी रजिस्टर से बाहर कर दिया गया जो भारत की सेना में काम कर चुके थे। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले उन हिंदुओं को अगर आप उत्पीड़न के आधार पर नागरिकता दे रहे हैं तो इसके बाद यहाँ उनका क्या होगा? वे कहाँ बसाए जाएंगे? उनके घर किस योजना के तहत बनेंगे? DDA फ्लैट बना कर देगा या लखनऊ में फ्लैट बनेगा? क्या नौकरियों में उन्हें आरक्षण मिलेगा? स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की क्या व्यवस्था होगी? इसका क्या प्लान है? कौन से राज्य कितने शरणार्थी लेंगे? उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक CAA के कानून से होने जा रहा है। जब आप इन उदाहरणों के साथ अपनी सोच का दायरा बढ़ाएंगे तो कानून का संकुचित रूप दिखने लग जाएगा। फिर आपको समझ आएगा कि कानून में
लिखित रूप से धर्म का आधार जोड़ना कितना गलत है। इससे भेदभाव को ही जगह मिलेगी और ये एक तरह से असंवैधानिक हो जाएगा, जबकि हमारा संविधान इस बुनियाद पर बना है कि वो किसी के साथ भी किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उत्पीड़न तो किसी भी आधार पर हो सकता है, किसी लेखक का हो सकता है, किसी पत्रकार का हो सकता है, किसी वैज्ञानिक का हो सकता है। जरूरी नहीं उसी का होगा जो हिंदू होगा और अल्पसंख्यक होगा। उन देशों में 3 देशों में दूसरे धर्म के लोगों का भी हो सकता है। ये किस मूर्ख ने कहा कि उत्पीड़न सिर्फ धर्म के आधार पर होता है? जो लोग धर्म ही मानते नहीं हैं उनका उत्पीड़न होता है, तो क्या उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी? नागरिकता आप दे क्यों रहे हैं? इसलिए कि आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत दुनिया भर की मानवीय त्रस्तियों से अनजान नहीं है। वो लोगों को शरण देता है, नागरिकता देता है, उनके प्रति करुणा रखता है। फिर धर्म के आधार पर इस कानून में नागरिकता क्यों दी जा रही है? मशहूर कानून वैद इंदिरा जयसिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पब्लिक में धर्म के आधार पर उत्पीड़न की बात बताई जा रही है, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं इनमें तो प्रताड़ने का जिक्र ही नहीं है। क्या अब तक ये बात पहुंची है? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई है? हिंदी अखबारों ने बताई है आपको ये बात। आपको इंडियन एक्सप्रेस में इंदिरा जयसिंह का ये लेख पढ़ना चाहिए। ये तस्वीरें ही ऐड जाती है, असली नहीं है। ये तस्वीरें ऐड जेनिट है लेकिन असली नहीं है। जयसिंह ने लिखा है कि नियमों में धार्मिक उत्पीड़न का कहीं जिक्र नहीं और ना ही कहीं पर यह कहा गया है कि आपको इस बात के प्रमाण देने होंगे कि धार्मिक उत्पीड़न हुआ है तभी नागरिकता मिलेगी। अब बताइए, कानून बना के धार्मिक उत्पीड़न के शिकार 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता देंगे, धार्मिक उत्पीड़न हुआ है कि नहीं इसका प्रमाण ही नहीं मानेंगे। ना वो कागज दिखाएगा ना ये कागज देखेंगे। नियमों में कहा गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम नागरिकों को 9 प्रकार के दस्तावेज देने हैं। उन्हें उत्पीड़न का प्रमाण नहीं देना है। उत्पीड़न हुआ है ये अपने आप मान लिया जाएगा, तब तो कोई भी झूठ बोलकर इस आधार पर नागरिकता ले लेगा। जो अवैध रूप से आया है और उसका उत्पीड़न नहीं हुआ है, अगर वो हिंदू है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, तो क्या उसे नागरिकता दे दी जाएगी? फिर धार्मिक उत्पीड़न को आधार क्यों बनाया गया जब इसका प्रमाण ही नहीं मांगना है? एक लंबी सूची बनाई गई है जिसके तहत इन्हें इन 3 देशों से मिले पहचान पत्र दिखाने होंगे या उन देशों के किसी सरकारी एजेंसी का कोई भी पत्र जिसे पता चले कि वहाँ के नागरिक रह चुके हैं। काफ़ी माना जाएगा। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, FRRO परमिट, राशन कार्ड वगैरह दिखाने होंगे। इंदिरा जयसिंह कहती है कि क्या धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? कहती है बिल्कुल मिलना चाहिए। उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया जा सकता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, मगर केवल धर्म के आधार पर नागरिकता देना गलत होगा। इंदिरा जयसिंह ने सवाल किया है कि नागरिकता देने में तो काफ़ी उदारता बढ़ती जा रही है, लेकिन जब NRC होगी तो उसके लिए क्या यही सब दस्तावेज, प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे जो नागरिकता कानून के नियमों में मांगे गए हैं? आप खुद देखिए कि धर्म के नाम पर रक्षक बनने के चक्कर में कितनी खिचड़ी पक रही है। कानून स्पष्ट होना चाहिए। क्या ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि विवाह प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड दिखाने पर अगर नागरिकता मिल सकती है तो क्या इन 20 प्रकार के दस्तावेजों को दिखाने से NRC में शामिल कर लिया जाएगा? यही नहीं, पहले नियम था कि जिला अधिकारी नागरिकता देगा, लेकिन अब केंद्र सरकार की बनाई कमेटी तय करेगी, यानी राज्यों का इसमें बड़ा कोई रोल नहीं होगा। कमेटी में राज्य का एक ही प्रतिनिधि होगा और केंद्र के 5। तो संघवाद कहा गया। इस मामले के डिटेल को धीरज के साथ पढ़िए, बात सुनिए, ठीक से सुनिए। धर्म की राजनीति के नाम पर बार बार सीना मत फुलाइए, वरना पेट पिचका रह जाएगा, दिमाग सिकुड़ जाएगा। खुलकर सोचिए और देखिए क्या इस कानून में एक उदार आत्मविश्वास से भरा भारत नजर आता है या इसके जरिए कोई लोकसभा क्षेत्रों में कोई वोट बटोरना चाहता है।
मैं दिशान काजी आपकी इजाजत लेता हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार।